Hello everyone. Today we will discuss chapter number 2, class 8, Science, the invisible living world beyond our naked eye. The invisible living world का मतलब है यहाँ पर वो अदृश्य चीज़ें, वो लिविंग थिंग्स जो हमारी नेकेड आइज़ से दिखाई नहीं देती, उनके बारे में जानना। बियॉन्ड आवर नेकेड आइज़, हमारी खुली आँखों के, हमारी नेकेड आई के परे जो भी इनविजिबल चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you became visible? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जितनी भी इनविजिबल वर्ल्ड है, अगर वो आपको विजिबल होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? जैसे कोई छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स आपको ये फंगाई और प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ये सब जो भी होते हैं टाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं, अगर वो आपको ऐसे ही अपनी आँखों से ही दिखने शुरू हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you became visible? क्या आपने कभी सोचा है कि इनविजिबल वर्ल्ड अगर आपको विजिबल होना शुरू हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग? आप कैसे सोचोगे, आप कैसे सोचते हो कि अगर आपकी जितनी भी हिडन वर्ल्ड के बारे में जो भी आपने अब तक ऑब्जर्वेशंस की थी, उनके साइज़ को लेकर, उनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लेकर, या उनको लिविंग भी आप लिविंग या नॉन लिविंग समझते रहे, तो वो सब के बारे में आपका नज़रिया चेंज कैसे होगा? आपका नज़रिया चेंज होने वाला है। हैव यू थॉट how these tiny living beings interact with each other? और आप इसमें क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो टाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टाइनी टाइनी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, क्या वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ऐसे करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं? तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर अराइज होता है। शेयर योर क्वेश्चंस, और भी कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आपके माइंड में आए तो आप शेयर कर सकते हो। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। जो ह्यूमन आई है वो सिर्फ एक निश्चित साइज के ऑब्जेक्ट्स को ही देख पाती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से ही, मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। बहुत समय से ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे सामने आज तक अननोन ही रही हैं। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। बहुत पहले, लंबे समय पहले लोगों ने डिस्कवर किया था कि एक कर्व्ड कांच का एक टुकड़ा, कर्व शेप का, उससे स्मॉल चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता है। ये लोगों ने डिस्कवर किया था बहुत समय पहले। द पीस ऑफ ग्लास वो शेप लाइक अ लेंटिल सीड। जो कांच का टुकड़ा होता है उसका शेप कैसा था? लेंटिल सीड के जैसा था, मसूर की दाल जैसा, उसके दाने जैसा। थिक इन द मिडल, बीच में से मोटा, एंड थिन एट द एज, किनारों से पतला। हैंस दे कॉल्ड इट अ लेंस। इसी प्रकार उन्होंने इसको क्या कहना, इसलिए इसको लेंस कहना शुरू कर दिया। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। लेंसेज और ज़्यादा पावरफुल होकर इम्प्रूव हो गए हैं। ईच न्यू टूल, हर एक नया टूल, फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप्स, हेल्प्ड ह्यूमंस सी व्हाट देयर आइज कुड नॉट। हर एक नया टूल, सिंपल से मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर माइक्रोस्कोप तक, हर चीज़ ने ह्यूमन की, इंसान की हेल्प की है
उन चीज़ों को देखने में जिनको आईज से नहीं देखा जा सकता था। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपनड अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर्स। माइक्रोस्कोप की खोज के बाद, इसका इन्वेंशन होने के बाद, एक जो छुपा हुआ एक हिडन वर्ल्ड जो होता था ना, कमाल का एक हिडन वर्ल्ड था छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का, क्रिएचर्स का, वो हमारे सामने खुलकर सामने आया है क्योंकि माइक्रोस्कोप से उनको देखना पॉसिबल हो गया है जिनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लाइफ, कितने टाइप्स की लाइफ होती है, लाइफ की क्या क्या फॉर्म्स हैं, वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। आपने ऑलरेडी ये सीख चुके हैं, आप लोग ऑलरेडी आपने ये सीखा है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। जस्ट लुक अराउंड, देर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपने जस्ट चारों ओर देखोगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स नज़र आएंगे। दे आर ऑफ ऑल शेप, साइज एंड कलर्स। वो डिफरेंट शेप्स के, साइज़ के और कलर्स के होते हैं। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी वाइल अदर्स आर रियली बिग। कुछ लिविंग बींग्स छोटे होते हैं और जबकि कुछ सचमुच बहुत बड़े होते हैं। दे डिफ़र नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। वो न केवल अपनी बनावट में डिफरेंट होते हैं बल्कि उनके बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये सभी लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन सबको ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। हैव यू एवर नोटिस्ड द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज़ विजिबल टू द नेक्ड आई? क्या आपने कभी नोटिस किया है सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास जो नेक्ड आई से विजिबल हो सके? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी, कि आपकी आंखें वास्तव में कितनी छोटी चीज़ को देख सकती हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। आपने देखा होगा कुछ लोगों को रीडिंग ग्लासेस से पढ़ते हुए। हाउ डज़ इट हेल्प दैम सी बेटर, वो कैसे उनकी बेटर वे में हेल्प करते हैं। और व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, और क्या होता है जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास को, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 2.1 लेट अस ऑब्जर्व। अब हम एक्टिविटी 2.1 से कुछ ऑब्जर्व करेंगे। टेक अ राउंड बॉटल फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1, फिल इट विद वाटर। आपको एक गोल बॉटम फ्लास्क, जिसका बॉटम गोल हो, ऐसे फ्लास्क लेनी है, कांच की बनी हुई, और जैसा इस फिगर में 2.1 में दिखाया है, और इसको पानी से भर लेना है। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क। कॉर्क की हेल्प से फ्लास्क के मुंह को बंद कर लेना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। अब उस फ्लास्क को आप एक खुली किताब के ऊपर प्लेस करो और उसमें उसके थ्रू लेटर्स लिखे हुए को देखो। उसमें से जो भी आपको लेटर्स नज़र आएंगे वो आपको थोड़ा लार्ज अपीयर होंगे, आपको ऐसे अपीयर होंगे कि पहले से बड़े, बिग साइज़ के। देखो इस साइड वाले आपको स्मॉल नज़र आ रहे हैं फिगर में, और ये आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। जब फ्लास्क में से देखे जाते हैं लेटर तो वो बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ऐसा इसलिए होता है कि फ्लास्क है, पानी से भरी हुई है, और वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कर रही है। नाउ यूज़ अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक एन एंट। अब एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास को लो और उसको स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को, एक चींटी स्मॉल ऑर्गेनिज्म होती है ना जो अक्सर घूमती हुई दिखाई देती है, चींटी, एंट, तो आप उसको, उसके रियल जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें से उसको देखने की कोशिश करो, उसको देखो। वर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली?
क्या आप उसकी बॉडी की डिटेल्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्या आप उसको देख पा रहे हैं? फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या आप उसको देख पाते थे जब आप इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखते थे? क्या बॉडी की डिटेल, उसकी कैसी बनावट है, क्या आप उसको देख पा रहे थे? फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड देम। बहुत लंबे समय से ही पीपल जो थे, लोग, वो अपने चारों ओर के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जीवों को जानने के लिए, इनको एक्सप्लोर करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस थे। बट दे कुड नॉट सी दैम विद देयर नेकेड आइज, बट वो उनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते थे, बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से या किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, नेकेड आइज से नहीं देख सकते थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड? तो हम इस इनविजिबल वर्ल्ड को फाइनली कैसे डिस्कवर करते थे? डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या आप जानते हो अब सबसे पहली बार कौन सी साइंटिफिक डिस्कवरी ने हेल्प की थी इन टाइनी वर्ल्ड को देखने में? क्या आप जानते हो? एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है? इन 1665 अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। इन 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक माइक्रोग्राफिया बुक पब्लिश की थी। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट। वो एक बड़े अच्छे ऑब्जर्वर थे और एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी थे। इन दिस बुक ही शोड डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। इस बुक में उन्होंने, जो माइक्रोग्राफिया बुक उन्होंने पब्लिश की थी, इस बुक में उन्होंने दिखाया था, छोटे छोटे चीज़ों की ड्राइंग बनाकर डिटेल में दिखाया था, दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर, जिनको लोगों ने आज तक इससे पहले कभी नहीं देखा था। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। और उस टाइम उन्होंने उन चीज़ों को देखने के लिए एक टूल यूज़ किया था जिसको अब हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। His microscope made things look 200 to 300 times bigger than what one could see with the unaided eyes. उनका जो माइक्रोस्कोप था, वो जो हमारी अनएडेड आइज से हम जो चीज़ें नहीं देख पाते, उनसे वो 200 से 300, 200 to 300 गुना बड़ी चीज़ें दिखा सकता था। वन डे, एक दिन, ही लुक्ड एट अ thin slice of cork and saw it was made of many small empty spaces. एक दिन उन्होंने एक कॉर्क की पतली सी स्लाइस ली एंड saw it was made of many small empty spaces, और उन्होंने माइक्रोस्कोप में रखकर देखा कि इसमें बहुत सारे खाली खाली स्पेस होते हैं इसकी स्ट्रक्चर में। These compartments reminded him of a honeycomb. ये जो कंपार्टमेंट उनको नज़र आते थे, वो उनको जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसका डिज़ाइन जैसा लगता था, उसकी याद दिलाते थे ये कंपार्टमेंट्स उनको। जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये जाल सा दिखाया गया है, ये कंपार्टमेंट बिल्कुल हनीकॉम्ब जैसे लगते थे। ही ड्रू व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। उन्होंने ड्रू की, जो भी उन्होंने देखा उन्होंने वो ड्रॉ किया, एंड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल, और सेल का हर एक छोटे से छोटा पार्ट उन्होंने, छोटा स्पेस भी ड्रॉ किया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वॉज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जब सेल वर्ड का यूज़ किया गया था साइंस में। लाइफ की सबसे छोटी से छोटी बेसिक यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने, ये पहली बार था जब उन्होंने सेल वर्ड का यूज़ किया था। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s, एंटनी वैन लियोवेनहोक, अ डच साइंटिस्ट, मेड बेटर लेंसेज दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स। लगभग उसी समय 1660s में ही एक डच साइंटिस्ट थे एंटनी वान लियोवेनहोक। उन्होंने कुछ और बेटर लेंसेज बनाए जो माइक्रोस्कोप को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुए।
He was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cells. वो पहले व्यक्ति थे जो क्लियरली देख पाए बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को, उनको डिस्क्राइब कर पाए और उनको क्लियरली देख पाए, वो पहले व्यक्ति थे. बिकॉज ऑफ दिस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इसी कारण उनको माइक्रोबायोलॉजी के पिता भी कहा जाता है. तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? इनको. तो ये उनका बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, रॉबर्ट हुक ने जो डिज़ाइन किया था. ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था. माइक्रोग्राफिया बुक्स में उन्होंने ये सब डिस्कस किया है, ड्रॉ करके दिखाया है जो जो उनको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आती थी. तो इसमें कॉर्क सेल पब्लिश किया है माइक्रोग्राफिया में, वो इस तरह से था. व्हाट इज़ अ सेल? अब सेल क्या है? ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. हर एक लिविंग बींग्स, जो भी मतलब जिंदा चीज़ें हैं, जिंदा प्राणी हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, वो सब सेल से मिलकर बने हैं, सेल से ही बने हैं. यू माइट वंडर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सेल है वो कैसा दिखाई देता है. आप ये सोच सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि सेल एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है? लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. आओ माइक्रोस्कोप का यूज़ करके किसी सेल की एक बेसिक स्ट्रक्चर का बिल्कुल क्लोजर लुक लेते हैं, उसको पास से दिखाते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है. एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी अ सेल. टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी. ये टीचर क्लास में बच्चों को दिखाएगा ये एक्टिविटी. तो हम सेल को स्टडी करते हैं. टेक एन अनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थॉरली विद वाटर. अपने किचन या गार्डन से एक अनियन लो, अनियन को अच्छे से पानी से धो लो. कट द अनियन बल्ब वर्टिकल इनटू पीसेस. अब उसको लंबे लंबे काट लो अनियन को, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है ना, इस टाइप से उसको काटना है. टेक वन पीस ऑफ अनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स. अब एक अनियन का टुकड़ा लो और उसकी जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ना, अनियन के अंदर एक पतली सी लेयर होती है, उसको आपने उसको उतारना है. उसके इनर सरफेस को आपको फोर्सेप की हेल्प से उतारना है. दिस लेयर इज़ कॉल्ड द अनियन पील. इसको अनियन का पील कहते हैं. बाहरी छिलका नहीं आपने उतारना है, आपने अंदर का जो पतला सा ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ना, उसको उतारना है फोर्सेप की हेल्प से. प्लेस द पील इन अ पेट्री डिश कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रेनियन. रेड कलर्ड स्टेन होता है सैफ्रेनियन. इसको 30 सेकेंड्स के लिए आपने इसकी ड्रॉप को डाल देना है. पहले तो आपने क्या करना है, जो ये पतली जो ट्रांसपेरेंट लेयर आपने अनियन की उतारी है, इसको एक पेट्री डिश में रख देना है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया है. इसको एक ऐसे एक प्लेट में या डिश में रख देना है और कुछ बूंदे इस पे 1 ड्रॉप, इन्होंने लिखा ना 1 ड्रॉप ऑफ सैफ्रेनियन की ड्रॉप इस पे डालनी है आपने. 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ देना है. दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल्स एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली. तो ये उस सेल को पिंकिश कलर देगी, थोड़ा थोड़ा गुलाबी नज़र आएगा, और उसको ताकि ये हमें क्लियरली विजिबल हो सके. जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो इजीली दिख जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें कलरलेस होती हैं तो दिखाई नहीं देती, तो उसकी स्ट्रक्चर को समझने में ईजी रहेगा. इसलिए उसको सैफ्रेनियन रेड कलर उसकी ड्रॉप उस पर डाली गई है ताकि वो विजिबल हो जाए ईजीली. With the help of thin brush, transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the peel and remove extra stain. अब एक पतले से ब्रश की हेल्प से, ये पतला ब्रश लिया, इसकी हेल्प से आपने क्या करना है, अनियन पील को दूसरी पेट्री डिश में डाल देना है पानी के साथ, ताकि वो पानी को सोख ले और जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेन है वो निकल जाए. इसमें से एक्स्ट्रा स्ट्रेन निकल जाएगा, जो भी अलग कलर एक्स्ट्रा जो भी आया है वो निकल जाएगा. जितना उसने एब्जॉर्ब करना था उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा. नाउ केयरफुली प्लेस द स्ट्रेन अनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग अ थिन ब्रश. अब उस अनियन के पील को बड़ी आप सावधानी के साथ उसको एक पतले ब्रश की हेल्प से आप
क्या करोगे, उसको दूसरी पेट्री डिश, अब केयरफुली उसको आप अनियन पील को ग्लास स्लाइड में रख दोगे इस ब्रश की सहायता से। ये ग्लास की स्लाइड ले ली आपने, इसमें इसको रख दिया था। जब ये हो जाने के बाद आपने क्या करना है, नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड अनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग थिन ब्रश एंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड, ताकि ये मुड़ ना जाए या ये टूट ना जाए। इसको बड़ी सावधानी से आपने इसके ऊपर शिफ्ट कर लेना है। फिर उसके ऊपर पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द अनियन पील ऑन द स्लाइड, फिर स्लाइड पर रखे गए अनियन पील के ऊपर आपने ग्लिसरीन डालना है, एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डाल देनी है। ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स, ये सेल को ड्राई होने से, सिकुड़ने से बचाता है। एंड इम्प्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्स, और सेल अच्छे से नज़र आए उसकी क्लैरिटी को ये इम्प्रूव कर देता है, बेटर विजुअलाइजेशन को। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग अ नीडल, अब एक नीडल की हेल्प से, आपको नीडल की हेल्प से इसके ऊपर एक कवर स्लिप डालनी है, सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड, और इस तरीके से डालनी है कि उसमें हवा के जो बबल्स होते हैं वो ना उसमें रुक जाएं, वो ट्रैप ना हो जाएं एयर बबल्स को। बड़े धीरे धीरे आराम से कवर स्लिप इसके ऊपर डालनी है। यूज़ ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ कवर स्लिप, अब कवर स्लिप के किनारों पर जो भी ग्लिसरीन का एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ पर लगा हुआ है उसको आप धीरे धीरे ब्लॉटिंग पेपर से साफ कर देंगे। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, अब उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंडर यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और उसमें से देखने पर फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो इसको कंपेयर करना है। व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड इन फिगर 2.3 एंड फिगर 2.3 सी और डी को आपने कंपेयर करना है। ये फिगर आपका सी और डी है, इनको कंपेयर सिमिलैरिटीज़ देखेंगे दोनों में। तो आपको उस जो अनियन पील आपने रखा था ना, उसकी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से देखने में कुछ ऐसी नज़र आती है, और ये बिल्कुल टाइटली ऐसे ब्रिक्स की तरह लगती है, जैसे ये होती है ना वॉल हमारी, बिल्कुल ऐसे नज़र आती है। और यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप, आप ऑब्जर्व करोगे आपको लगभग रेक्टेंगल जैसी स्ट्रक्चर नज़र आएंगी माइक्रोस्कोप से देखने में। दीज आर द सेल्स ऑफ द अनियन पील, ये अनियन पील की सेल्स होती हैं, ये सेल्स हैं, ये सब सेल्स हैं। विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन दैम, और इनमें कोई भी स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई होती हैं, बिल्कुल सटी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, अब आपके जो भी आसपास डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके पत्तों को भी आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हो, उनके छिलके को भी आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हो। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आप ये पाओगे कि सभी प्लांट्स सेल से मिलकर बनी हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज़ मेड ऑफ, तो आपको क्या लगता है कि एनिमल की बॉडी भी बनी होगी सेल से या किसी चीज़ से बनी होगी। एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट, आओ इन्वेस्टिगेट करें। रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर, पहले अपने माउथ को क्लीन वाटर के साथ धो लो। यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक, अब एक साफ़ सुथरी टूथपिक की हेल्प से अपने उसके एक एंड को अपने मुंह में धीरे से डालो और अपने चीक्स के अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना मुंह का, वहाँ पर जेंटली स्क्रैप करो, हल्के से रगड़ना है। प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप्ड ऑफ वाटर, अब जो भी वो स्क्रैप्ड मटेरियल आया है उसको पानी की एक बूंद के साथ, पानी की बूंद में ऐड करो। ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, और एक कांच की एक क्लीन ग्लास की एक स्लाइड लो, उस पर पानी की बूंद के साथ उस स्क्रैप्ड मटेरियल को प्लेस कर दो, वहाँ पर रख दो। एंड स्प्रेड इट इवनली, और उसको अच्छे से फैला दो।
एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, अ ब्लू कलर्ड स्टेन। अब वहाँ पर हमने सेफ्रेनियन रेड कलर स्टेन यूज़ किया था, यहाँ पर ब्लू कलर्ड स्टेन यूज़ किया, मिथाइलिन ब्लू। इसकी एक ड्रॉप उस मटेरियल स्लाइड पर डालनी है। एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ मटेरियल, ताकि उस मटेरियल की विजिबिलिटी हमें अच्छे से नज़र आ सके, विजिबिलिटी इम्प्रूव हो सके और उसकी स्ट्रक्चर को हम अच्छे से देख पाएँ। इसलिए यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू कलर हमने ऐड किया है, यूज़ किया है। अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कंट्रास्ट, तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब उसको अप्लेस करेंगे तो हमें वो अच्छे से क्लियर उभर कर दिखाई देगा। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद उस पर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालनी है, जिसे पहले एक्सपेरिमेंट में डाली थी। ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, ताकि सेल्स ड्राई ना हो जाए, उसको ड्राई होने से बचाने के लिए उसमें ग्लिसरीन की एक बूंद ऐड करते हैं। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल, अब सावधानी से एक क्लीन कवर स्लिप उस मटेरियल पर रख दो। एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को एजेस से साफ कर दो। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, अब स्लाइड जो भी आप माइक्रोस्कोप के जो भी स्लाइड आप माइक्रोस्कोप में रखकर ऑब्जर्व करते हैं, एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, और जो भी आपने वहाँ पर देखा है वो अपनी नोटबुक में आप नोट करो। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 2.4, तो जैसा इस 2.4 फिगर में दिखाया है, ये पॉलीगन की शेप्स आपको नज़र आती हैं यहाँ पर, डिफरेंट, कोई कैसा है कैसा, तो ये पॉलीगन होते हैं। दीज आर चीक सेल्स, ये हमारी चीक्स की सेल इस टाइप की होती हैं, तो 3-4 एक जगह अटैच हो रही हैं, 3 एक जगह हैं, मतलब बीच में स्पेसेस होता है इनके, लेकिन जो भी आपस में है ये ग्रुप की फॉर्म में रहती है, जैसे 3-4 एक अलग से जुड़ी हुई हैं, ये 3 अलग, इस टाइप की स्ट्रक्चर हमें नज़र आती हैं। विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, ये हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है हमारी अंदर, मुंह के अंदर की स्किन की। वट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द सेल्स ऑफ अनियन पील इन एक्टिविटी 2.2 एंड ह्यूमन चीक सेल एक्टिविटी 2.3, अब आपको क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंस नज़र आए पहले की अनियन पील वाली एक्टिविटी में और ह्यूमन चीक सेल वाली एक्टिविटी में, क्या क्या डिफरेंस नज़र आया आपको। अब देखो इसमें क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये साइटोप्लाज्म होता है जो लिक्विड फिल होता है, और ये बीच में क्या होता है हमारा, ये न्यूक्लियस होता है। और जबकि पिछले वाले फिगर में क्या था, अनियन पील में एक न्यूक्लियस था, एक सेल मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म था, और सबसे बाहर क्या थी, एक सेल वॉल भी थी। इसमें सेल वॉल मिसिंग होती है, ह्यूमन चीक सेल में सेल वॉल नहीं होती, और अनियन पील में सेल वॉल भी होती है, ये डिफरेंस है। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स, आपने ऑब्जर्व किया था कि सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो बाहरी लेयर होती है ना, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज द न्यूक्लियस, बीच में ये जो राउंड गोल स्ट्रक्चर होती है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। विच इज़ ऑल्सो कवर बाय थिन मेम्ब्रेन, ये भी एक पतली थिन मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, कवर होता है। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। These 3 cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic parts of a cell. किसी सेल के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सम सेल्स लाइक अनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल। अब कुछ सेल्स में, जैसे कि अनियन का पील की जो सेल्स थी उनमें एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, और जबकि ह्यूमन चीक सेल में ये नहीं होती, इसमें ये सेल वॉल मिसिंग होती है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन अ सेल, सेल में सेल की में जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इनका। व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, ये क्या काम करती हैं, और आर दीज फंक्शंस इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या ये सभी फंक्शंस हमारी लाइफ को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए लाइफ को, क्या ये फंक्शंस इम्पोर्टेंट होते हैं।
द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से जुड़ी हुई होती है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। और सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरी से अलग करती है। इट इज़ पोरस एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बने हुए छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जहाँ से जो भी लाइफ के लिए, लाइफ के प्रोसेस के लिए जो भी आवश्यक मटेरियल्स होते हैं उनकी एंट्री यहाँ से होती है, और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनकी एग्जिट भी इन्हीं छिद्रों से होती है। यहाँ पर स्मॉल स्मॉल छिद्र बने होते हैं जहाँ से असेंशियल मटेरियल्स की एंट्री होती है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स other components of the cell and compounds such as carbohydrates, proteins, fats and minerals, salts। तो साइटोप्लाज्म कुछ और किसी सेल के कंपोनेंट्स भी रखता है, साइटोप्लाज्म एंड कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स भी उसमें होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक लिक्विड होता है जिसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट्स, ये सब उसमें होते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर लाइफ की जो प्रोसेसेस है, लाइफ की जो प्रक्रिया है, वो सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही घटित होती है। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट अक्कर विद इन द सेल। न्यूक्लियस सेल के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है, वो प्लांट्स को स्ट्रेंथ और मजबूती प्रदान करती है। दिस इज़ वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर। अब आपने प्लांट की स्ट्रक्चर देखी थी ना, वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे, बिल्कुल, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से ही जो आपने पेड़ या बड़ा कोई वृक्ष देखा होगा वो बहुत ही रिजिड और स्ट्रेंथ होता है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है और रिजिड होता है। वो किस वजह से है? क्योंकि जो उसके सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही, उसके जो सेल्स हैं आपस में बड़े ही टाइटली पैक्ड हैं, बिल्कुल अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। और जो जितने ज़्यादा टाइटली होते हैं उतनी ही सॉलिड होती है वो चीज़। जिसकी सेल्स जितनी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती है वो उतना ही सॉलिड होता है। अ स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे चलते हैं। सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। अब प्लांट के सभी पार्ट्स में जो सेल्स होते हैं वो एक छोटी रॉड शेप स्ट्रक्चर्स रखते हैं जिसको प्लास्टिड कहते हैं। सम प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट, कुछ प्लास्टिड्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के रूप में होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण हमारे जो प्लांट्स का होता है ग्रीन कलर नज़र आता है, वो सब क्लोरोफिल के कारण होता है जो उनको ग्रीन बनाता है। एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी ये क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इन नॉन ग्रीन प्लांट्स दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, और नॉन ग्रीन प्लांट्स में ये सब्सटेंसेस की स्टोरेज में हेल्प करता है। प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल। प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उनमें एक लार्ज खाली स्पेस होता है जिसको वैक्यूल कहा जाता है। अब वैक्यूल क्या होता है? ये देखो, ये खाली स्पेस होता है, इस डायग्राम में देखो, खाली स्पेस को कहते हैं वैक्यूल। ये होती है सेल वॉल, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। पहले बाहर वॉल होती है प्लांट सेल में और फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये गोल गोल जो राउंड शेप का है ये न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर ये देखो क्लोरोप्लास्ट पड़े हैं ग्रीन कलर के। साइटोप्लाज्म ये लिक्विड भरा हुआ है जो भी ये नज़र आ रहा है आपको। वैक्यूल ये अंदर का खाली स्पेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये रेड कलर में, ये पिंक कलर का जो आपको शेप दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। वैसे तो ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है लेकिन इसमें ईजिली इन्होंने शो कर दिया। ये प्लांट सेल दिखाई गई है और ये इधर एनिमल सेल है। एनिमल सेल में क्या होता है?
इसमें तो सेल वॉल होती ही नहीं, वो मिसिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, न्यूक्लियस इसमें भी होता है, और इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म तो होगा, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल तो सिर्फ पौधों में होता है, तो वो प्लांट सेल में होता है, वो इसमें एनिमल सेल में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट। इसमें साइटोप्लाज्म होता है। वैक्यूल भी सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, इसमें नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, इसमें भी, ये दोनों में होता है। तो आपको क्लियर डिफरेंस दोनों में समझ आ गया। एक तरफ प्लांट सेल है हमारी, एक तरफ एनिमल सेल है। दोनों में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल का डिफरेंस है और क्लोरोप्लास्ट का है। सेल वॉल मिसिंग होती है एनिमल सेल में, और क्लोरोप्लास्ट भी मिसिंग होता है, वो प्लांट सेल में होता है। दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर important substances, get rid of waste and maintain the shape of the cell। अब जो वैक्यूल होते हैं ये प्लांट सेल को जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है उनको स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको ये बाहर निकालने का काम करते हैं। एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेल की जो शेप है वो मेंटेन करके रखते हैं। दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, ये प्लांट को सहारा देते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट, और एनिमल सेल्स में तो वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होते, ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। इफ़ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल, और अगर प्रेजेंट हो भी जाएं तो वो बहुत ही छोटे होंगे। These small vacuoles store certain substances dissolved in water, और इनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। सो अ सेल इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। तो सेल केवल एक सिंपल लिक्विड बैग की स्ट्रक्चर ही नहीं होता, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बनी हुई होती है, ईच विद इट्स ऑन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल। और सेल के लिए हर एक जितने भी पार्ट्स होते हैं, हर एक डिफरेंट पार्ट्स का अपना अपना स्पेशल फंक्शन होता है, अपने अपने काम होते हैं। इन सभी पार्ट्स के खुद के अपने काम होते हैं। एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क, और इसी तरह से ही सारे ऑर्गेनिज्म इसी पर काम करते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं ये सभी उनको काम करने के लिए अलाउ करते हैं। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब हम सेल की बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ चुके हैं। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर, अब हम ये भी समझते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल जो होती हैं वो शेप में भी डिफरेंट होती हैं और स्ट्रक्चर में भी। ये शेप होती है एनिमल सेल की और ये शेप होती है प्लांट सेल की, दोनों की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, क्या डिफरेंट एनिमल्स की जो सेल होती है वो शेप और स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होती है। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब हम सेल की शेप और स्ट्रक्चर में जो जो वेरिएशन होती है उसको डिस्कस करेंगे। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6। अब फिगर 2.6 में डिफरेंट टाइप की सेल्स दिखाई हैं ह्यूमन की, ये मसल की सेल्स होती हैं और ये नर्व की सेल्स होती हैं। अब मसल सेल की स्ट्रक्चर देखो, किनारों पे से पतली, बीच में से मोटी, ये बिल्कुल स्पिंडल के जैसी लग रही है, और एक ये स्ट्रक्चर है, ये ब्रांचेस के जैसी लग रही है। व्हाट आर द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस यू सी इन दैम, अब दोनों में क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। मसल सेल, जो मसल की सेल होती है, इज शेप लाइक अ स्पिंडल, स्पिंडल जैसी शेप होती हैं। वाइल अ नर्व सेल इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैज़ ब्रांचेस, जबकि जो नर्व की सेल होती है इसकी ब्रांचेस होती हैं और ये बहुत ही लंबी होती है। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप, इसी तरह कुछ सेल्स होती हैं जो गोल शेप की होती हैं। वाइल अदर आर लंबी, लॉन्ग एंड थिन, जबकि दूसरी लंबी पतली होती हैं, कुछ गोल होती हैं। द नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होती हैं उनकी संख्या भी डिफरेंट होती है। वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अब सेल्स एक दूसरे से क्यों डिफरेंट नज़र आती हैं। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन, क्या सेल की शेप और जो उसकी बनावट है क्या वो इनके फंक्शन से रिलेट करती है, फंक्शन से संबंध रखती है, ये भी हम जानेंगे। द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन, अब जो
सेल्स होती हैं इनकी डिफरेंट जो यूनिक शेप होती है, साइज स्ट्रक्चर होता है, वही इनकी डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हेल्प करती हैं। बट हाउ डू दीज सेल हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी? बट बॉडी में ये जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर लेती हैं? लेट अस फाइंड आउट, आओ इसे जानें। यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। आपने एक्टिविटी 2.3 में ये ऑब्जर्व किया था कि जो चीक्स की इनर सेल्स होती हैं वो फ्लैट और पतली होती हैं। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। वो चीक के इनर सरफेस को एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग प्रदान करती हैं। नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, और नर्व सेल को न्यूरॉन्स कहा जाता है, और ये हमारी दे कैरी मैसेज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मैसेज कैरी करने का काम करती हैं नर्व सेल्स। The elongated shape branched structure help them reach different parts of body and pass on message quickly। अब क्योंकि ये लॉन्ग शेप की होती हैं और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती हैं, तो यही इनकी स्ट्रक्चर इन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हेल्प पहुंचाने में मैसेज पास करने में इनकी हेल्प करती हैं। सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो शो वेरिएशन। इसी प्रकार प्लांट्स की जो सेल्स होते हैं वो भी वेरिएशन शो करती हैं। इन प्लांट्स 2 cells may be rectangular, elongated, oval और even tube like। और प्लांट्स में भी जो सेल्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, एलोंगेटेड भी हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, इवन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर की भी हो सकती हैं। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। प्लांट की कुछ सेल्स लॉन्ग ट्यूब बनाती हैं, लॉन्ग ट्यूब के जैसी होती हैं। दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट, जो प्लांट पूरे प्लांट में पानी को पहुंचाने का काम करती हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। अब 7th क्लास में आपने पहले से ही ऑलरेडी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स थे वो सभी डिफरेंट सेल से बने हुए थे। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। अब मसल सेल्स का जो पूरा समूह था, ग्रुप था मसल सेल्स का, बहुत सारी मसल सेल्स हमारी फूड पाइप में ही प्रेजेंट होती हैं। दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मैनर। और ये जो सेल्स होती हैं ना वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और रिलैक्स होती हैं एक वेव की तरीके, जैसे एक लहर चलती है ना, थोड़ा खुल गई फिर श्रिंक होगी फिर खुल गई, ऐसे इस टाइप से ये काम करती हैं वेव की तरह। पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक। और फिर हमारे स्टमक में ये ऐसे जहाँ पर फूड होता है ना हमारी फूड पाइप में, उसके ऊपर से ये ऐसे जब अंदर की तरफ श्रिंक करती हैं तो वो एकदम से फूड अंदर की तरफ चला जाता है, फिर ऐसे आगे जाता है, फिर उसको पीछे से पुश कर देंगी तो वो और आगे खिसक जाएगा। तो इस तरह ये फूड को पुश करने में हेल्प करती हैं। दिस मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप। ये मूवमेंट पॉसिबल होती है क्योंकि जो मसल सेल्स होती हैं वो काफ़ी पतली, फ्लेक्सिबल होती हैं और स्पिंडल की शेप की होती हैं। द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। जो मसल सेल्स होती हैं हमारे स्टमक वॉल में, वो फूड को चबाने का काम करती हैं, उसको टुकड़ों में पीसेस में तोड़ देती हैं। अदर सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। और दूसरी सेल क्या करती हैं? डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती हैं हमारे स्टमक में। एक पाचक रस जो होता है डाइजेस्टिव जूस, उसको प्रोड्यूस करने का काम करती हैं और एक एसिड प्रोड्यूस करती हैं दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड, जो फूड को टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। तो ये सभी सेल्स मिलकर डाइजेशन को पॉसिबल बनाती हैं, हमारे डाइजेशन को ये इजीली करती हैं। ये सभी मिलकर हमारे डाइजेशन को पॉसिबल करती हैं। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो हमारी एक लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
उनमें बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके कौन कौन से लेवल हैं, आपको लेवल बताने हैं। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बहुत ही एक बड़े ही जटिल तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ढंग से बनाई गई है। सेल फिगर 2.7 में जो ये सेल है इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है ये सेल। जस्ट लाइक अ ब्रिक इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। जैसे वॉल की बेसिक यूनिट क्या है, एक ईंट होती है, ईंट से वॉल बनती है, तो वॉल के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, ईंट का होना जरूरी है। उसी तरह हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, ये सेल होता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, इस टाइप की बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यू, एक प्रकार का टिश्यू बनाती हैं सारी सेल्स मिलकर। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ ऑर्गन। फिर डिफरेंट टिश्यू आपस में मिलकर, देखो सेल ने मिलकर ये सारा टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। तो वही यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यू, देन डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ ऑर्गन्स। फिर डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेनाइज करके आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। सारे ऑर्गन जब मिलकर काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करता है, एक बड़े कार्य प्रणाली, मतलब एक मेजर फंक्शन वो परफॉर्म करता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेकअप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, लाइक अ प्लांट और एन एनिमल। फिर एक प्लांट या एक एनिमल या ह्यूमन बॉडी, ये इस टाइप का एक कंप्लीट हमें ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है। एक्चुअल में वो इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। सो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर, तो अब ऑर्गेनिजम्स के लेवल आपको समझ में आ गए हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की, सेल। सेल्स सारी मिलकर क्या बनाती हैं, एक टिश्यू। टिश्यू आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं। सभी ऑर्गन जब मिलकर काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम का रूप ले लेता है। फिर ऑर्गन सिस्टम ही हमारी कंप्लीट करता है एक ऑर्गेनिज्म को। These levels of organization help us understand how simple building blocks like cells come together to form a complex living being. अब ऑर्गेनाइजेशंस के इन लेवल्स की हेल्प से हम ये समझ पाते हैं कि कैसे एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक सेल्स आपस में मिलकर एक बड़ी ही जटिल, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग को बना देते हैं। सिंपल सेल मिलकर एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग को तैयार करते हैं। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन विद अ सिंगल सेल एग। और जो ये कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो शुरुआत होती है लाइफ की, वो एक सिंगल सेल से, एक एग से शुरुआत होती है। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। और जो एग होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो उसमें एक ऐसी कमाल की एबिलिटी उसके पास है कि वो डिवाइड होता है रिपीटेडली और बार बार क्या बनता रहता है, कंप्लीट लिविंग बीइंग बन जाता है मैनी सेल्स की हेल्प से। सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इस टाइप के लिविंग बीइंग्स को मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ह्यूमन भी, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एंड प्लांट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और ये यहाँ पर हमारे लेवल्स दिखाए गए हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये वाला पार्ट। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है द योक? योक क्या होता है, येलो पार्ट होता है ना एग का, उसके अंदर का येलो पार्ट को योक बोलते हैं। द योक ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज़ अ सिंगल सेल। आपने कभी सुना है जो ऑस्ट्रिच का एग होता है और उसका योक जो होता है
वो एक सिंगल सेल होता है, द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच के एग का होता है, मेजरिंग अबाउट 130 mm टू 170 mm इन डायामीटर, और जिसका डायामीटर 130 मिलीमीटर टू 170 मिलीमीटर के लगभग मापा जाता है। इतना बड़ा एग होता है उसका सेल। द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेल्यूलर मटीरियल, और एग में एक्स्ट्रा नॉन सेल्यूलर मटीरियल होता है, अ शेल फॉर प्रोटेक्शन, और एक शेल होती है प्रोटेक्शन के लिए, एंड अ वाइट लिक्विड दैट नॉरिशेस द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट, और ये एक लिक्विड भरा होता है और ये शैलो होता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और जब भी ये मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ जो भी नॉरिशिंग मिलती है सेल को वो इसी से मिलती है। ये प्रोटेक्शन होता है इसका, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ये लिक्विड इस सेल को ये लिक्विड प्रोटेक्ट करता है। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक या बहुत ही कम सेल से मिलकर बने होते हैं, कुछ ही सेल से बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल, वो इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, जिनको हम अपनी खुली आंखों से तो देख ही नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल, यूनिसेलुलर कहते हैं इनको। जैसे बैक्टीरिया और अमीबा होते हैं ना, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया अमीबा जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको यूनिसेलुलर कहते हैं। अदर्स लाइक सम फंगी एंड एल्गी, और दूसरे जैसे फंगी एंड एल्गी और फंगी ये भी कुछ इसी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके मैनी सेल्स होते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, फंगी और एल्गी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और अमीबा बैक्टीरिया वन सेल वाले यूनिसेल्यूलर होते हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, जैसे पानी में, सॉइल, एयर, इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी। और ये हमारे पानी में, मिट्टी में, हवा में, और यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। बट व्हाट डू देयर सेल लुक लाइक? बट इनकी सेल कैसी दिखाई देती है? आर दे लाइक द प्लांट, क्या ये प्लांट के जैसे होते हैं या एनिमल सेल्स जैसे होते हैं? वी जस्ट लर्न अबाउट, हमने जस्ट इसके बारे में पढ़ा है। और आर दे डिफरेंट, या ये डिफरेंट होते हैं? टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल को ऑब्जर्व करने के लिए अगेन वी नीड टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप, हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। विच मैग्नीफाइज देयर साइज एंड मेक्स देम विजिबल टू अस, जो इनके साइज़ और शेप को हमें दिखाता है, हमें थोड़ा उसको बड़ा करके दिखाता है, तो हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। साइंटिस्ट्स have also created a low cost and foldable paper microscope. साइंटिस्ट ने पहले एक लो कॉस्ट पर एक फोल्ड होने वाला पेपर माइक्रोस्कोप बनाया था। सच फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप may not provide the same level of details like high powered laboratory microscope. अब जो ये फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप था वो एक हाई पावर लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप के लेवल का डिटेल नहीं दे सकता था, डिटेल प्रोवाइड नहीं करा सकता। हाउ एवर दीज मेक माइक्रोस्कोप वर्ल्ड एक्सेसिबल टू मैनी पीपल, तो इसलिए जो ये माइक्रोस्कोप बनाना काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब इसको काफ़ी लोगों के लिए ये ज़रूरी हो गया। लेट अस नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। आओ एक क्लोज़र लुक लेते हैं इस कमाल की माइक्रोब्स की, जो ये कमाल की दुनिया है, एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड जो है माइक्रोब्स का, इन टाइनी जो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं टाइनी, इनकी भी एक कमाल की दुनिया है। और इसका एक क्लोजर लुक लेते हैं। एक्टिविटी 2.4, लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर और स्टेगनेंट वाटर। टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर। किसी बड़े की हेल्प से। पहले तो आप एक कंटेनर लो, एक बर्तन लो और उसमें तालाब का पानी इकट्ठा करो, या फिर ठहरा हुआ पानी लेकर आओ। और खुद तो जाओगे फिर, या तो किसी बड़े के साथ जाओ अपने टीचर की हेल्प से, या किसी एल्डर की, बड़े की हेल्प से आप ये पानी ला सकते हो। यूज़ अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। एक ड्रॉपर की हेल्प से आप इस तालाब के पानी की एक बूंद माइक्रोस्कोप स्लाइड पर रख दो। पुट अ कवर स्लिप, फिर उसको कवर स्लिप से ढक दो। एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और फिर उसको स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रखकर ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर। फिर जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे ना, उस पॉन्ड के वाटर में जो भी प्रेजेंट थे, वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। एक्टिविटी 2.5, लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब एक्टिविटी 2.5 में हम सॉइल सस्पेंशन को ऑब्जर्व करेंगे। टेक अ बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन। एक बीकर लो और उसमें गीली मिट्टी इकट्ठा, मतलब अपने पास वाले किसी गार्डन से या खेत से कुछ मॉइस्ट सॉइल यानी कुछ गीली सी मिट्टी लेकर उसमें कलेक्ट करो बीकर में। डू नॉट टच द सॉइल विद योर बेयर हैंड्स, और अपने हाथों से सॉइल को टच मत करो। यूज़ अ स्पून और ग्लव्स, या तो ग्लव्स पहन के उसको टच करो या किसी स्पून की हेल्प से टच करना है। pour some water into the beaker and stir it with a glass rod। अब बीकर में पानी डालो और उसको ग्लास रोड की हेल्प से धीरे धीरे हिलाओ। द लिक्विड विच मे लुक डर्टी, तो जो लिक्विड आपको दिखाई देता है वो बहुत ही डर्टी हो चुका होता है, वो बहुत गंदा हो सकता है। हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ द सॉइल, क्योंकि उसमें छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। एंड इज़ कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन। जब आप उसको हिलाओगे तो मिट्टी उसमें घुल जाएगी, इसी को सॉइल सस्पेंशन कहते हैं। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, अब इसको कुछ देर के लिए सेटल डाउन होने दो और इसको रख दो। अब आप देखोगे लेट द मिक्सचर सेटल। अब इस मिक्सचर को, जो ये मिट्टी घुली थी इसमें पानी में, इसको सेटल होने के लिए रख दो। इसमें तली में मिट्टी जमा हो जाएगी कुछ देर के बाद। यूज़ अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, प्लेस द ड्रॉप ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। अब एक ड्रॉपर को यूज़ करो, ड्रॉपर की हेल्प से उसकी टॉप लेयर में से एक पानी की बूंद को उठा लो एंड उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रख दो। ये माइक्रोस्कोप की स्लाइड है, ये ड्रॉप इसमें से निकाली और यहाँ पर रख दी। कवर इट जेंटली विद अ कवर स्लिप, अब कवर स्लिप रखकर इसको जेंटली धीरे से रख के इसको ढक दो। एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के नीचे इसको रख दो और ऑब्जर्व करो। यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू दोज यू सो इन एक्टिविटी 2.4। आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो मूविंग ऑर्गेनिजम्स थे ना, छोटे छोटे स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बिल्कुल एक्टिविटी 2.4 की तरह ही नज़र आ रहे हैं। दिस इंडिकेट दैट इवन सोइल सस्पेंशन कंटेन अ वैरायटी ऑफ टाइनी क्रिएचर दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। अब ये दर्शाता है कि सॉइल सस्पेंशन में भी बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं जिनको हम अपनी अनएडेड आइज से तो देख ही नहीं सकते, मतलब माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उनको हम अपनी ऐसी ही खुली आंखों से तो नहीं देख सकते। द टाइनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये टाइनी क्रिएचर जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग बींग्स। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स, जो भी जिंदा प्राणी हैं, वो छोटे छोटे हैं, टाइनी हैं, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, इनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। एक्टिविटी 2.6 लेट अस स्टडी, आओ स्टडी करें एक्टिविटी 2.6। A group of students studying in grade 8 performed activity 2.4 and 5. They also collected information from the library and internet. अब क्लास 8 के
कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप ने एक्टिविटी परफॉर्म की 2.4 एंड 2.5। उन्होंने कलेक्टेड किया इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी या इंटरनेट से। दे रिकॉर्डेड द डाटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग पॉन्ड वाटर इन टेबल 2.1 एंड डाटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग सॉइल सस्पेंशन टेबल 2.2। दो टेबल 2.1 एंड 2.2 में इन्होंने क्या किया, उनको अपने जो भी डाटा ऑब्टेन हुआ था, इनको डाटा जो भी प्राप्त हुआ था उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करके लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया। दे आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जो क्या क्या थे, प्रोटोजोआ थे, एल्गी थे, फंगी थे एंड बैक्टीरिया। You can also conduct the same activity and record if you find any of these category or organisms। तो आप भी इस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हो और अपनी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से इसमें अरेंज कर सकते हैं। जैसे टेबल 2.1 में दिखाया है, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। माइक्रो, एक तो अमीबा वहाँ पर प्रेजेंट था, अमीबा प्रोटोजोआ कहते हैं इसको। रिकॉर्डेड डाटा क्या लिखा है, अमीबा क्या है, सिंगल सेल है इसमें, और सिंगल सेल होता है, ये मूविंग होता है, इर्रेगुलर शेप, इसकी जो शेप है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में नहीं जाती, कहीं से ऐसे आड़ा तिरछा मतलब इर्रेगुलर सी शेप होती है अमीबा की, कहीं से भी बढ़ जाता है। प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ की शेप कुछ ऐसी होती है और छोटे छोटे हेयर होते हैं इसकी बॉडी पर, छोटे छोटे बाल होते हैं जिनकी हेल्प से मूव कर पाता है। सिंगल सेल होता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकता है। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की बनी हुई है, यही स्ट्रक्चर इसको हेल्प करती है मूवमेंट करने के लिए। एल्गी, एल्गी क्या होती है, सिंगल सेल होती है, लुक्स ग्रीन, ग्रीन नज़र आती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण ये ग्रीन कलर की नज़र आती है। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसकी भी स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण ही ये मूव कर पाता है, क्योंकि ये इसकी देखो यहाँ पर एक ये मूंछ से बनी होती है जिससे मूव कर पाती है। ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन, डायग्राम देखो इसका, ब्रेड मोल्ड फंगी, और फंगी कैसी होती है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल सस्पेंशन में हमें नज़र आए। सॉइल सस्पेंशन के अंदर जो मिट्टी को पानी बीकर में घोला गया था पानी में, तो वहाँ पर जो प्रेजेंट थे ना बैक्टीरिया या फंगी जो भी थे वो यहाँ पर हमने टेबल में शो किए हैं। ब्रेड मोल्ड फंगी, ब्रेड पर उग जाती है ना ग्रीन कलर की, जब कई दिनों तक वो पड़ा रहे नमी में। तो ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक, एक बैग, एक थैले की जैसी स्ट्रक्चर होती है ऊपर से, और विदाउट क्लोरोफिल होता है, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच सी बन जाती हैं। और फंगी कैसी होती है, मोल्ड फंगी, ब्रांच्ड फिलामेंट होता है विदाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता इसमें, हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ब्रश की तरह की स्ट्रक्चर होती है। एल्गी, एल्गी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, देखा नहीं अपने काई सी लग जाती है एल्गी, तालाब के ठहरे हुए पानी में, मतलब कहीं पर भी आपने देखा होगा वो ग्रीन ग्रीन कलर का जमा हो जाता है, तो वो एल्गी होता है। बैक्टीरिया, स्फेरिकल, कोमा, स्पाइरल और रॉड शेप, इनकी शेप यहाँ पर दिखाई है, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ कोमा के शेप के होते हैं, रॉड की शेप की भी होती हैं, और ये स्पाइरल होते हैं स्नेक जैसे। तो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल, और इसके भी बालों वाली स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटे छोटे टाइनी हेयर इसमें होते हैं। डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और समथिंग डिफरेंट, क्या आपने इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया है कभी या इससे डिफरेंट किए हों। रिकॉर्ड इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करो और डिस्कस करो क्लास में। टेबल 2.1 एंड 2, यू हैव आइडेंटिफाई अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे आर एवरीवेयर, और ये ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं, एंड वी कैन ओनली सी दैम विद अ माइक्रोस्कोप, इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होती है दैट मैग्नीफाइज दैम 100 to 400 टाइम्स,
जो इनको 100 से 400 गुना बड़ा करके दिखा देती है। एक ऐसी डिवाइस होती है माइक्रोस्कोप, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं पाते, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको 100 से 400 गुना बड़ा करके उसको देख सकते हैं। दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। कि यद्यपि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भले ही स्मॉल साइज़ के हों, लेकिन हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एवर हर्ड ऑफ, आपने कभी सुना है? वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड असेल्युलर। वायरसेस जितने जो ये वायरस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत ही उनको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ये ऐसे तो नज़र नहीं आते कभी भी। और इनमें कोई सेल भी नहीं होता, ये असेल्युलर होते हैं, इसमें सेल होता ही नहीं है। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। और वायरस कब बढ़ते हैं? जब ये किसी लिविंग सेल में एंटर कर जाते हैं, ये दूसरे के सेल में एंटर करने पर मल्टीप्लाई होते हैं। दे में इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज अ डिसीज़। ये प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं, एनिमल्स को या बैक्टीरियल सेल को, तो और बीमारी का कारण बनते हैं। तो वायरस क्या करते हैं? बीमारी फैला देते हैं, बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स? अब माइक्रोब्स से हम कैसे कनेक्टेड होते हैं? कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू? क्या आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे हैं अदर प्लेसेस पर भी? लेट अस हैव अ डिस्कशन, एक डिस्कशन करते हैं। हैव यू एवर सीन अ लेमन, टोमेटो और ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम्स रोट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम? क्या आपने कभी किसी लेमन, टोमेटो, ऑरेंज या किसी अदर फूड आइटम को कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया हो बाहर, और फिर उसको, इफ़ यस यदि हाँ, तो यू में हैव नोटिस अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम। तो आपने उसके ऊपर इस फिगर में जैसा दिखाया ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी उसके ऊपर एक ऐसा ग्रोथ देखा है, कॉटन लाइक ग्रोथ। दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये माइक्रोब्स के द्वारा इन्फेक्टेड हो चुका है। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम? बट ये माइक्रोब्स आए कहाँ से?